नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि कांग्रेस सत्ता से लंबे समय से बाहर है, पर वो जो कलह है वो निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ कलह शब्द जैसे मान लो उसका पर्याय हो गया है। नई कार्यकारिणी बनने के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार कलह से जूझ रही है। सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी सख्त फैसले लेने से चूकती नहीं है, यानी जीत का गुमान हो उससे पहले पार्टी रिवाइवल मूड में आ जाती है। लेकिन कांग्रेस का हाल ये है कि लगातार हार के बाद भी वो बदल नहीं रही है। कांग्रेस नेता सख्त फैसले तो लेते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते। नई कार्यकारिणी के गठन में भी यही हालात देखने को मिले हैं। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद 10 माह भी हो गए, पर वो अपनी टीम नहीं बना सके। इस तरह नई टीम बनी तो युवाओं को भरपूर तरजीह दी गई। इस टीम में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गजों को भी शामिल किया गया। टीम पटवारी में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। महिलाओं को भी करीब 15% हिस्सेदारी दी गई। समीकरण को साधने का पूरा जतन भी किया गया, लेकिन कांग्रेस में जैसा होता आया है कि वही हुआ। लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के नेताओं की जो बढ़ती नाराज़गी और पटवारी को उनके दबाव में आने और झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दबाव में आला कमान या राहुल गांधी की कितनी सहमति थी यह भी स्पष्ट नहीं है, पर दबाव का नतीजा ये रहा कि पटवारी ने अपनी ही लिस्ट को बदला और 84 सचिव और 36 नए सहसचिव बनाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस सख्त फैसले लेने के बाद उस पर टिक क्यों नहीं पाती। वो क्या मजबूरी है जो कमिटमेंट से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस में कलह पर चर्चा से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची में कुछ विलंब हुआ था और मध्य प्रदेश में जो वर्तमान समस्या है इससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा निरंतर हमलावर है। मूल मुद्दों से भटकाने के लिए, मूल मुद्दों पे चर्चा ना हो इसीलिए बार बार कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची है उसको लेके अनगन टिप्पणियाँ की जा रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो नई सूची आई है, जो नए पदाधिकारियों का चयन हुआ है, ये सभी बहुत ही मेहनती पदाधिकारी हैं। इसमें ऊर्जा और अनुभव का एक बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है और निश्चित ही अगर कुछ कांग्रेस परिवार के किसी साथी को कोई कुंठा, कोई परेशानी थी तो उसका निराकरण कर लिया गया है। हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार के रूप में कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और सभी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर कांग्रेस पूरी जो ज़मीनी लड़ाई है उसको लड़ रही है। और मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार में जिस तरीके से जन विरोधी नीतियाँ अपनाई हुई है, उन नीतियों के खिलाफ में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना नीति है। इसलिए कांग्रेस में लगातार फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। पहले कमलनाथ जी के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस की फ्रेंचाइजी थी, अब जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी है। तो अपनी मन मर्जी से धन बल, चाटुकारिता और गुटबाजी के आधार पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करके कार्य समिति बनाई गई है। ऐसे में अजय सिंह राहुल द्वारा सार्वजनिक तौर पर विरोध किया गया। अब लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि जीतू पटवारी कंपनी की तरह, अपने घर की दुकान की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में समाप्ति का कारण है। जीतू पटवारी पूरी तरह असफल हुए हैं। उनकी कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस और ज्यादा बिखर गई है। अब कांग्रेस पार्टी में केवल तालाबंदी की आवश्यकता है। जी, तो बीजेपी का पहले एक नारा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहती थी, पर वो हुआ नहीं। अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस में जो कलह है उससे उनके वहाँ पर तालाबंदी हो जाएगी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस अपने ही आपसी लड़ाई में जो है अपना अस्तित्व खो देगी। और जो कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी के आने के बाद ये कलह बढ़ी है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता कर्नल ईशान जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रतिभा सिंह जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा, उनका भी स्वागत है। तो चलिए पहले प्रतिभा जी आप ही के पास चलते हैं। आप ही की पार्टी का मामला है, आप ही पहले देर से कार्यकारिणी बनाते हैं, फिर उसमें उस कार्यकारिणी पे बहुत सारा दबाव बढ़ता है, फिर आपको उसमें संशोधन करना पड़ता है, फिर आप कहते हैं कि इसमें नई और पुरानी ऊर्जा का संचार किया गया है, एक समन्वय किया गया है। तो जब देर से ही लिस्ट निकली थी तो फिर ये सारी चीज़ें कर लेते, बाद में ये और लोगों को जोड़ना और उसमें आपके नेता ही इसमें जो हैं इसको प्राइवेट लिमिटेड बता रहे हैं, भाजपा के नेता इसको फ्रेंचाइज मोड बता रहे हैं। तो ये
क्या कुछ है, जरा प्रतिभा जी इसके बारे में आप थोड़ा खुलासा करेंगी? देखिए मुझे तो सबसे पहले लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है पूरे देश में नहीं विदेश में हर जगह फैली हुई है। इसके जो कार्यकर्ता आते हैं वो हर गली मोहल्ले हर जगह हर परिवार से आते हैं। जी। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में भी एक बहुत ही वास्ट और बड़ी पार्टी है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा परिवार है ये। और इस बड़े परिवार में जब इतनी कहना चाहिए एक नीति तो डेफिनेटली रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट देती है और युवाओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतलब काम लिया जाएगा, उस हिसाब से लिस्ट बनाई गई। और इसमें पारिवारिक रूप पे एक कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी चल रही है उसके हिसाब से कोई खास मनमुटाव नहीं है। और जैसे कि मुझे लगता है जब भी किसी पार्टी का या फिर जैसे कि हम विधानसभा इलेक्शंस की बात करें पिछली बार, तो जब विधानसभा इलेक्शन की बीजेपी की लिस्ट आई थी उस टाइम भी काफी हंगामा हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से आई डोंट नो मीडिया इस बात को इतना क्यों उठा रहा है, मेरे ख्याल से इतना कोई सही मुद्दा ही नहीं है। और इतना कोई मतलब कांग्रेसी तो इस बात को इतना फील नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा मैटर हुआ है। सब कुछ डिस्कशन पे है। और जीतू पटवारी जी तो हमेशा ही अपने वरिष्ठों का सम्मान करते रहे हैं और उन्होंने सारे ही बड़े नेताओं से बात करी है इस बारे में और सारे मैटर सॉल्व हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा मैटर है जिसको मीडिया में इतना आई डोंट थिंक कि उसको उठाना भी चाहिए। और बीजेपी भी अगर इस बारे में बातें कह रही है तो उनको भी आई थिंक जो सही मुद्दे हैं उसके बारे में अगर लोग बात करेंगे तो जनता का ज्यादा भला होगा। जी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसमें मीडिया हाइप करे या भाजपा को इसमें बोलना चाहिए। कांग्रेस का आंतरिक मामला ये बहुत छोटा मोटा है, पर चूंकि अब मीडिया है तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और लोग जरूर इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कहती कि हम जमीनी लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप ही के साथी कह रहे थे कि जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लोग लोहा ले रहे हैं। तो आप लोहा ले रहे हैं, पर आपके भीतर की जो लड़ाई है जब वो सार्वजनिक होती है तो निश्चित रूप से जो दूसरी पार्टी है उसको भी मौका मिलता है। तो हम ईशान जी, जो कर्नल ईशान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस के भीतर कलह का एक माहौल है और उसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो भाजपा जो है उस तरह से वहाँ पर अनुशासन का डंडा इतना तगड़ा है कि वो अपनी कलह को सार्वजनिक नहीं करते और कर भी नहीं सकते। तो क्या अंतर देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि जैसे आपके नेता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो ये क्या लक्षण दिखते हैं आपको? देखिए सुभाष जी, सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज पे प्रतिभा जी से की बात से सहमत हूं कि ये उनका आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला तभी तक आंतरिक रहता है जबकि वो सार्वजनिक स्तर पर ना आए। अब जब सार्वजनिक बयानबाजी शुरू हो जाती है तो वो फिर एक चर्चा का विषय बनता है, चाहे कोई भी उनके राहुल जी हों जिन्होंने वक्तव्य दिया, चाहे लक्ष्मण सिंह जी ने दिया। अब वो कंपनी बताएं, फ्रेंचाइजी बताएं, जो भी बताएं, ये उनके आंतरिक मसले हैं। अगर आपको लगता है, अगर पार्टी को लगता है कांग्रेस को कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तो कांग्रेस ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इसका सवाल है, कांग्रेस पिछले कई वर्षों से एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और आत्मचिंतन और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की बात को सुनने की चीजें रह नहीं गई हैं कांग्रेस में। तो जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है, इस चीज को कांग्रेस ने खुद ही परिलक्षित कर दिया उत्तर प्रदेश में। खुद ही चुनाव से पीछे हट गए। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे कहते हैं कि वही लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो अंतर कलह है आप सार्वजनिक स्तर पर लाएंगे तो वो चर्चा का विषय बनेगा। अगर आप कहते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, तो कई जिलों के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत सी चीजें हैं। और जहां तक इसका सवाल है, जब से जितेंद्र पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से लेकर अभी तक अगर संख्या देखेंगे तो कई हजारों में जाती है जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, या कुछ ऐसे भी हैं जो कि अन्य दलों में भी शामिल हो गए। तो इसका कारण कहां है? कोई ना कोई कारण तो है जिस पर कांग्रेस को और इनके अध्यक्ष को और सभी जो नेतागण हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। विधानसभा चुनाव के समय से ही मैं ये लगातार हर डिबेट में जिसमें भी इस तरह का कोई विषय होता था, मैं हमेशा कांग्रेस के साथियों से ये निवेदन करता आया हूं कि आपको कांग्रेस अगर बचानी है,
अगर आप एकदम रसातल में नहीं जाना चाहते हैं तो आत्मचिंतन करिए कि कहां गड़बड़ हो रही है। वो उस चीज की बहुत भारी कमी है। जो कांग्रेस एक जमाने में होती थी वो कांग्रेस आज नहीं रह गई है, और ये एकदम इस तरह से चल रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर का काम है, और गोल्डन हैंडशेक भी नहीं हो रहा है। यहां पर लोग बिना गोल्डन हैंडशेक के भी बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये चीज, इन चीजों से इनका कभी भला होने वाला है नहीं। जी प्रतिभा जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी कर्नल जिस तरह से बातचीत कर रहे थे तो कांग्रेस के परंपराओं की बात कर रहे थे, गौरवशाली इतिहास की भी बात कर रहे थे वो, कि पहले कांग्रेस ऐसी नहीं थी। अब कांग्रेस में जो है झगड़ा बहुत ज़्यादा है और एक कारपोरेट की तरह या फ्रेंचाइजी मोड में चल रही है, और जिस तरह से आपस में एक समझदारी होनी चाहिए वो नहीं दिखती। प्रतिभा जी। मुझे नहीं लगता कि समझदारी नहीं दिखती, क्योंकि हम लोग, अगर अब इन्होंने एक बात मेंशन करी कि किस तरीके से पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में लोग सम्मिलित हो रहे हैं, या बीजेपी में जा रहे हैं या अदर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा विधानसभा इलेक्शंस में देखा था, क्योंकि बहुत लहर थी मध्य प्रदेश में, सभी लोग बोल रहे थे कांग्रेस आ रही है, सारे मतलब हर गली कूचे हर जगह से यही आवाज आ रही थी, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी से कांग्रेस में भी ज्वाइन किए हैं। तो इस तरीके से तो होता रहता है। आई गेस ये इतना, मतलब आप इस चीज को अगर आपने नोटिस किया तो मैंने भी इस बात को नोटिस किया कि निरंतर बीजेपी से भी कई नेता कांग्रेस पार्टी में आते रहे हैं। तो ये तो, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा इस टॉपिक को, अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि इन लोगों का मनमुटाव चल रहा है, जो कि इतना कुछ खास है नहीं, और इस सारे ही लोगों से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जीतू पटवारी जी, सारे बड़े नेताओं से उनकी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और सारे मैटर्स सॉल्व हो चुके हैं, तो इस मैटर पे इससे ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। मुझे लगता है बीजेपी अगर मुद्दे उठाना चाहती है तो असली मुद्दों के बारे में बात करो, क्योंकि हम लोग तो विपक्ष, ऐसा विपक्ष, हम लोग सही मुद्दे उठा रहे हैं निरंतर। जैसे कि युवाओं को रोजगार के बारे में बात करिए आप। दूसरी बात, आप जो नशा बढ़ रहा है हमारे प्रदेश में उसके बारे में बात करिए। मैं रीवा से आती हूँ, रीवा को कोरेक्स सिटी के नाम से जाना जाने लग गया है, जो कि उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, और गली मोहल्ले पे कोरेक्स बिक रही है। सबको पता है कहाँ पे गांजा, चरस और ड्रग्स मिलती है, सारे शहर को पता है। तो ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं? मतलब इन सारे चीजों के बारे में आई थिंक अगर बात की जाएगी तो आप रियली में, आप यंगस्टर्स के, जो देश के युवा हैं, उनके लिए आप कंसर्न हो, क्योंकि अभी देश में तो यही चल रहा है। तो इन सारे मुद्दों के बारे में बात होनी चाहिए। साथ ही महिला सुरक्षा, रीवा से मैं आती हूँ, अभी एक महिला थी जिसके ऊपर गैंग रेप हुआ। तो इस तरीके से हमें लगातार सुनाई दे रहे हैं जब से मोहन यादव सरकार आई है कि कहीं गैंग रेप, मतलब हर दिन ही हमें सुनाई दे रही है ये सब खबरें। तो आई थिंक महिला सुरक्षा पे हम बात कर सकते हैं। और अगर आप ये बात कर रहे हो कि मतलब इंटरनल इन लोगों का परिवार मजबूत नहीं है, तो ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं है। जो लोग पार्टी में हैं वो लोग मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पार्टी से ज्यादा वो देश के लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। जो उनके साथ अन्याय हो रहे हैं उसके लिए निरंतर हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जी प्रतिभा जी, अभी आपने बात की, मैं अभी हाल में एक डिबेट में पहले भी था, तो उसमें रीवा में जो कॉन्क्लेव हुआ और जो रीजनल कॉन्क्लेव हुए, रीवा में औद्योगिक विकास की बात हुई, और वहाँ के नेताओं ने, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता हों, सरकार की इस पहल को लोगों ने कहा कि ये अच्छी बात है कि अगर रीवा में व्यवसाय आता है। ठीक है कि किसी महिला के साथ रेप होना कतई क्षम्य नहीं है, और वो होता है तो कानून का फेल्यूर है, पर मुझे लगता है कि सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी कि आप सरकार को घेरें, पर आप जब आपस में ही उलझे रहेंगे तो विपक्ष जो है, जिसको कि सत्ता को, जो बहुत सारे मुद्दे जिनकी आप बात कर रही हैं वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, और फिर ये जो आप लोगों के झगड़े वो प्रमुख होते हैं। राकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मैं राकेश से जानना चाहूँगा कि ये मामला क्या है राकेश, जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि पटवारी की टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 40 विशेष आमंत्रित सदस्य, इतना बनाने के बाद 15% महिलाओं की हिस्सेदारी के बाद 84 सचिव और 36 नए सह सचिव बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ राकेश, अंदर खाने की क्या खबर है? देखिए सुभाष जी, दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे समय से, यदि बात की जाए केवल 15 महीने का कार्यकाल यदि
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी लंबे समय से जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और यही कारण है कि देखिए संगठन में जिस प्रकार से कांग्रेस में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो आंतरिक लोकतंत्र खुल के बोलने वाला है। और यदि खुल के बोलने वाले जैसे इसको ऐसा ले सकते हैं कि वहां यदि किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत होता है तो वो अपनी बात सार्वजनिक रूप से रख देता है, ना कि पार्टी फोरम पे रखता है। और यही कारण होता है कि ऐसे मुद्दे यानी पार्टी के अंदर खाने के जो मुद्दे होते हैं वो उछल के बाहर आते हैं और जिनको चाहे वो अभी क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता पक्ष का जो सत्ता पक्ष है वो उसको झेल रही है और झेल के उसको जो है उसे एक राजनीतिक बयानबाजी में तब्दील कर रही है। दरअसल देखिए पूरा मामला जो है कांग्रेस का आंतरिक है। दरअसल जिस प्रकार से 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद जीतू पटवारी ने अपनी जब कार्यकारिणी की घोषणा की और उसमें उन्होंने युवाओं को तरजीह देते हुए लगभग ऐसे लोगों को जो है दरकिनार किया जो लंबे समय से पार्टी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे थे, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो ऐसे में जीतू पटवारी ने उन लोगों के पद और कद को देखते हुए उनको उस हिसाब से काम दिया है। दरअसल देखिए जो युवा कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, सड़कों पे पुलिस से लाठी खा रहे थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको जीतू पटवारी ने तरजीह दी है। दरअसल देखिए अब यदि हम बात करें जिस प्रकार की एक बड़ी जंबो कार्यकारिणी, इस जंबो कार्यकारिणी के माध्यम से जीतू पटवारी ने एक समन्वय बनाने की कोशिश की है। आज सुबह भी उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, पूर्व विधायक हैं अभी वर्तमान में, उनके द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने जो कार्यकारिणी को लेकर जो है खुल के जो विरोध किया है वो एक प्रकार से उसको लेकर जो है उन्होंने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि मैंने लक्ष्मण सिंह जी के बयान को नहीं सुना है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी मेरे जो है सीनियर लीडर हैं और हमारे परिवार का मामला है, हम उससे बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है या जो गतिरोध है वो खुल के जब सामने आ जाता है, यदि बात की जाए तो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं अजय सिंह, उनके द्वारा भी जो है कार्यकारिणी पे सवाल उठाए गए, उनके द्वारा भी जो है मीडिया से चर्चा की गई थी, तो उन्होंने खुल के जो है इसका विरोध जताया था। तो ऐसे में यदि आदमी जो कांग्रेस के नेता हैं यदि वो खुल के सामने आते हैं और वो कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं, पार्टी के विरोध में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक मुद्दा बन जाता है। हालांकि देखिए कोई भी पार्टी अपना जो कार्यकारिणी, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी बनाता है तो वो बड़ा सोच समझ के आला कमान से बातचीत करके बनाता है। एक बड़ी जंबो कार्यकारिणी की तो संभावना नहीं थी, लेकिन इस बार जो है तमाम तालमेल और संभावनाओं को जो समन्वय बनाते हुए जो है इस प्रकार की जंबो कार्यकारिणी बन गई। हालांकि देखिए यदि बात की जाए तो इसके पहले भी यदि हम देखते हैं पुराने, हम करीब आज से 24 साल पुराने पहले जाते हैं तो जब साल 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश से जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गए थे छत्तीसगढ़, वहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव कराने के लिए, लेकिन आला कमान ने उनको भेजा था, लेकिन वहां भी दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया था, उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया था। तो ये घटनाएं जो है कांग्रेस में आंतरिक जो लोकतंत्र है वो इस तरह का विस्फोटक टाइप का है, यानी वहां का जो व्यक्ति है वो अपनी बात को पार्टी फोरम में न रखते वो सार्वजनिक करता है, और वही सार्वजनिक रूप से जो सामने आती है ऐसी चीजें, तो वो एक राजनीतिक जो है सियासी जो बयानबाजी होती है या राजनीतिक कयासबाजी होती है वो उस रूप में तब्दील भी हो जाती है। अब हालांकि देखिए आज जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भगवत जितेंद्र सिंह और इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा की आज सुबह बैठक हुई है जीतू पटवारी के निवास पे, वहां पे तमाम इन चीजों को लेकर जो है आज चिंतन मंथन किया गया है। उसके बाद ये सब लोग बुधनी और विजयपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस बात को लेकर कि अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो बयानबाजी आ रही है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लेकर अब कांग्रेस का अब जो है चिंतन मंथन के मूड में लग गई है। जी सर। प्रतिभा जी, कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है और ये बहुत सारी चीज होती है या कोई बात होती है, मतभेद तो पहले भी थे। कांग्रेस अगर हम देखें कि कांग्रेस अपने पूरे दौर में कई बार विभाजित हुई, कई बार जो लोग अलग अलग नेता, मतलब गांधी जी की तरफ बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो गरम दल के नेता थे, फिर हम लगातार बात करें तो अलग अलग नेता उसमें हुए और उन्होंने अपने अलग ढंग से अपना विरोध किया, पर उस समय एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत इसको समझा जाता था। अब चूंकि मामला पूरा जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है और जो भी नेता बयान देता है वो कहीं ना कहीं लोगों तक जाता है, तो हमको लगता है कि आप जब भी कह रही थी कि मीडिया में पता नहीं क्यों हल्ला मचता है, तो ये समय जो है वो मीडिया का समय है, जिसमें कि मीडिया के जरिए ही, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि अभी मीडिया जो है किसी ने क्या ट्विटर पे लिखा उससे खबर बनती है कि उसने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, और नेता भी ट्विटर पे वो ट्वीट करते हैं जानबूझ के
ताकि वो चर्चा में आए। तो कांग्रेस के भीतर ये जो कुछ आंतरिक कलह थी, जैसा कि राकेश कह रहे थे कि यदि उसमें अजय सिंह बयान नहीं देते, उसमें लक्ष्मण सिंह बयान नहीं देते, तो विपक्ष को बैठे ठाले ये मुद्दा नहीं मिलता। तो अब अगर ये एकजुट हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरह ये अभी इन्होंने रणनीति बनाई, तो क्या लगता है कि कांग्रेस लामबंद होकर इसको लड़ेगी? बिल्कुल, जैसा कि अभी आप सभी ने कॉन्वर्सेशन किया और हमारे जो पत्रकार जी हैं उन्होंने, राकेश जी, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से सारे ही बड़े नेता, अभी आज ही सुबह अर्जुन सिंह जी की जयंती पर उन सभी ने एक साथ फूल चढ़ाया है। जो जीतू पटवारी जी हो गए, दिग्विजय सिंह जी हो गए, सज्जन सिंह जी थे, जितेंद्र जी थे, तो सारे लोग साथ में थे, सब लोग साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आ गया इसलिए मीडिया ने इस टॉपिक को पकड़ा, डेफिनेटली। लेकिन ये जो बड़े नेता हैं, ये कई बार बहुत सारे जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं और जो चीजें पब्लिक के जो मेन कंसर्न्स होने चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं, तो उस मैटर्स को हम ज्यादा उठाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डेफिनेटली इट्स नॉट अ दैट बिग मैटर कि आप इसको उठाओ और उस पे हम डिस्कशंस करें। आई डोंट नो, लाइक इस पे डिस्कशन हो रही है और आप लोग प्रतिक्रियाएं ले रहे हो, लेकिन इट्स ये मतलब जनता के लिए तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रतिभा जी, हम लोग प्रतिभा जी, मीडिया जनता के लिए भी 24 घंटे का मीडिया होता है, तो 24 घंटे में दिन भर हम जितने बुलेटिन दिखाते हैं वो जनता के ही बुलेटिन दिखाते हैं। और हम लोग मैं समझता हूँ कि सरकार में जो कुछ होता है तो सरकार ही ज़्यादा कटघरे में होती है। अगर कहीं कोई बलात्कार होता है, कोई गोली चलती है, तो उसको हम सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, विपक्ष को तो नहीं करते। पर ये एक हमारा एक शेड्यूल होता है कि जिसमें हम एक डिबेट भी करते हैं और जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो कर्नल ईशान साहब के पास मैं चलता हूँ। कर्नल साहब, ये जो मुद्दा है जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा सामयिक है और इस पर बातचीत की जानी चाहिए? सुभाष जी, प्रश्न ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक मुद्दा कब बनेगा, मुद्दा तब बनता है जब घर की बात बाहर निकलती है, तब वो जरूर चर्चा का विषय बनेगा। एंड द मैटर बिकम्स बिग वंस इट इज आउट ऑफ योर क्लोजेट। तो ये सबसे बड़ी चीज है। हमको ये देखना है, भारतीय जनता पार्टी में संवाद की परंपरा है। अंदर जो भी संवाद हो, कोई किसी को अगर किसी चीज पे असंतोष या नाराजगी है तो आपस में बात करके उस पे मंथन करके बातें हो जाती हैं हल। लेकिन ये सार्वजनिक मंच पर, अभी जैसे आपने भी कहा सोशल मीडिया का, तो अगर एक्स पे लिखा जा रहा है तो एक्स पे लिखा हुआ जो ट्वीट है वो ट्वीट पूरी दुनिया में जा रहा है। और प्रतिभा जी जैसे कह रही थी कि विश्व भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो वो विश्व भर के कार्यकर्ता को पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो चर्चा तभी होगी जब उस विषय को इस मंच पे ले आया जाएगा। और जनता जरूर जानना चाहती है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप हमारे मुद्दों को कितनी मजबूती के साथ उठा पाएंगे जब आपका अपना ही कुनबा सही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है इस लिहाज से कि ये नहीं विषय है कि उनके कांग्रेस में क्या चल रहा है। विषय ये है कि कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में इन चीजों की वजह से क्या होती जा रही है। इनको इस पे विचार करना चाहिए, इस पे मंथन करना चाहिए। जहां तक सवाल चुनाव में जीत हार का है, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन पहले आपका घर एक होना चाहिए, तभी आप बाहर किसी के बारे में बात कर सकते। एक और विषय में कहना चाहूंगा कि जस्ट 30 सेकेंड और लूंगा सुभाष जी। जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनता के मुद्दों को हम ट्वीट पे उठाते हैं, इसके अलावा भी विषय होते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि मुझे आज तक, जैसा आपने अभी रीवा के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की भी बात की, उस पर भी सकारात्मक ट्वीट आज की तारीख तक मुझे कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं दिखा, न उनका सार्वजनिक रूप से बयान दिखा। एक डिबेट में बैठ के जरूर कहा होगा, बड़ी अच्छी बात है। मेरा यह कहना है कि विपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि आपने विरोध ही करना है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा सकते हैं? अटल जी भी विपक्ष में थे और उनको सत्ता पक्ष ने यूएन में भेजा था, वहां वो भाषण देके आए जो कि इतिहास में दर्ज हो गया। तो क्या कांग्रेस उस परंपरा में नहीं चल सकती है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए? विरोध विपक्ष में है इसलिए विरोध करना जरूरी नहीं होता, गलत चीजों पे जरूर
प्रश्न उठाना चाहिए, जी लेकिन सही चीज हो कर्नल रही है साहब तो ठीक उसको है, साथ में मैं बहुत संक्षेप में प्रतिभा जी आपसे एक लाइन में बात चाहूंगा क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। जी कुछ कहना चाहती हैं प्रतिभा जी आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने इस बात को मेंशन किया कि जो रीवा में कॉन्क्लेव हुआ था, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, मैं भी गई थी उसमें, बिकॉज आई हैव लाइक हमारे परिवार में भी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, तो हम लोग भी गए थे, काफी सारे लोग। तो हमने देखा वहाँ पे जो दो बड़े उद्योगपति आए थे, डालमिया और बालकृष्ण जी। सबसे पहले तो रीवा में उनका एस्टैब्लिशमेंट, उसके बारे में मेनली कॉन्वर्सेशन हुई है। और वो ढूंढ रहे थे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए वहां पे तो मतलब आम जनता के लिए तो कुछ खास है नहीं उसमें। और तीसरी बात ये कि ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारे ऐसे वादे, लुभावने वादे बीजेपी हमेशा लेकर आती है, लेकिन धरातल पे वो कितना काम करते हैं वो हम सबको पता है। चलिए तो जैसे प्रतिभा कि जी कोई बात नहीं, किसी दिन हम पूरे कॉन्क्लेव पे जितने कॉन्क्लेव हुए उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने बड़े उद्योग कितने छोटे उद्योग आए। पर बात यह है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये बात जो निकली है घर से, तो इसीलिए उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।